वन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू और आपकी सारी विशेष पूरी हो इस साल। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का टॉपिक है, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि हम मैं अपनी किस तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं। अभी मैं बताऊँगी क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स का ही बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग को बतानी है मुझे, और आप लोग के काफ़ी सारे डाउट्स हैं और सारे डाउट्स रिलेटेड टू फिजिक्स ही हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है फिजिक्स में। इवन मुझे भी बहुत दिक्कत है क्योंकि मैंने बहुत लेट फिजिक्स तैयारी करनी शुरू करी, और अभी जिन लोगों को रिलेट कर सकते हैं, जो लोग कि जिन्होंने फिजिक्स की तैयारी लेट करनी शुरू करी है, कि कितने सारे मतलब थोड़ा टाइम का लगता है कि काश पहले शुरू कर दिया होता, काश मैंने अगस्त में पढ़ाई करनी शुरू कर दी होती तो मुझे अभी थोड़ा सा एडवांटेज होता, थोड़ा बहुत मेरे को प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अभी देखो, आप में से बहुत लोगों का डाउट है कि मैं कौन सी बुक से अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कौन सी बुक है जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रही हूँ, सैम्पल पेपर क्या है। तो अभी के लिए मैं बता दूँ, जनवरी लास्ट तक, ठीक है, जनवरी लास्ट तक मेरे पास है ये वाली बुक। ओके, ये प्रदीप फंडामेंटल की बुक है जो मैं इस समय परचेज कर रखी है मैंने, और नॉट इट जस्ट इस समय, मैंने बहुत पहले से ही, मतलब इस साल की स्टार्टिंग में मैंने प्रदीप फंडामेंटल की बुक ली थी, एनसीईआरटी की बुक नहीं ली थी क्योंकि मेरे टीचर ने एडवाइस कर दिया था कि आप लोग एक बुक रेफरेंस के तौर पे लेके रखना फिजिक्स की। तो मैंने ये वाली बुक ले रखी थी। ये बुक लेने का मुझे मतलब लिटरली इस बुक में पता है एक एक क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन इतने सारे अच्छे से सॉल्व्ड, मतलब सारे क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व दिए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे पीवाईक्यूज दे रखे हैं, बहुत सारे नीट के क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे जी लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अभी आजकल क्वेश्चन आते हैं ना कि क्वेश्चन में डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद आपको डिराइव भी करना है उस स्पेसिफिक पॉइंट, उस स्पेसिफिक टॉपिक को, तो वो भी चीज़ें उसमें बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है हर एक चैप्टर के पर्टिकुलरली, मोर देन 30-40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसी बुक से अपनी सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस कर रही हूँ। और मुझसे आज किसी ने पूछा था कि मैं कितने क्वेश्चंस कर चुकी हूँ प्रदीप फंडामेंटल के। तो देखो यार, पता है इसमें तो मतलब क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस है भाई, अगर मतलब लिटरली अगर पूरे साल भी अगर ये करोगे ना तो भी थोड़े कम, मतलब तब भी रह जाएंगे क्वेश्चंस करने को भी। तो अभी मैं देखो, मैंने एक पैटर्न बना रखा है, मैं पहले अपनी स्ट्रेटेजी बता दूँ। ओके, तो मैं रिवीजन कैसे कर रही हूँ पहले वो बता देती हूँ। काफ़ी लोगों को, जिन लोगों का रिवीजन हो रखा है वो लोग ये कर सकते हैं फॉलो, अदरवाइज ये मेरी खुद की ही स्ट्रेटेजी है। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से कुछ बना रखा है, मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, सो दैट तुम लोग देख के इसे बना लेना अगर तुम लोग को ऐसे सही लगे। तो मैंने एक ब्लॉक ले रखा है, उस ब्लॉक में चैप्टर नेम लिखे हैं। दूसरा ब्लॉक है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं वो लिख रखे हैं। उसके बाद एक कॉलम है जिसमें मैंने एग्जाम्पलर लिख रखी है, फिर उसके बाद पीवाईक्यू और फिर उसके बाद सीबीएसई क्वेश्चंस। सो ओके, सीबीएसई क्वेश्चंस क्या है, जो सीबीएसई ने दिसंबर में अपलोड करे थे हम सब 12th के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि कंसेप्चुअल थे और बहुत ज़्यादा ही उनमें जैसे एमसीक्यू टाइप में थी, ठीक है। तो जैसे आजकल का पैटर्न बदल चुका है तो उसको बिल्कुल रिलेट कर रहे थे। तो मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करूँगी क्योंकि तब तक मैं एनसीईआरटी कर चुकी हूँ, एग्जाम्पल कर चुकी हूँ, पीवाईक्यूज कर चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे 80% का आइडिया होगा चैप्टर के बारे में, तो इसलिए मैं वो बाद में करूँगी। और सीबीएसई ने अगर दिसंबर के टाइम पे वो क्वेश्चंस हमें हमारे लिए अपलोड करे हैं, और वो भी बिल्कुल अलग सैम्पल पेपर से अलग, क्योंकि वो खुद भी चाहती है कि हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि सीबीएसई कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और कितना ज़्यादा वो इस चीज़ को नज़र करे हुए हैं कि किस तरीके से वो एमसीक्यू पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं थे जितने अब आजकल चेंज हुआ है पैटर्न में, तो उसे समझना पड़ेगा। एंड मैं आप लोग को भी एडवाइस करूँगी वो सीबीएसई वाले क्वेश्चन आप भी सॉल्व करें। अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोग को लिंक सेंड कर दूँगी। ओके, उसके अलावा मैंने जो चैप्टर्स अभी नोट करे हैं, रे ऑप्टिक्स, वे ऑफ ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड बुक का सब कुछ मैंने इस पर कवर लिख कर रखा है। उसके अलावा मुझसे किसी ने पूछ रखा था कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देखो, मुझसे भी न्यूमेरिकल्स होते नहीं थे बेसिकली जब मैंने शुरू करा था। जब मैं खुद अगस्त में मैंने शुरुआत करी थी तब मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे थे, अक्टूबर में मैंने शुरू करा था, तब मुझसे नहीं बनते थे और मैं इतना ध्यान भी नहीं देती थी। बट धीरे धीरे करके जब नवंबर आया, दिसंबर आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। तो मैंने अपने टीचर से बोला कि सर मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे डेरिवेशन याद करना बहुत ईजी काम लगता है बट मुझे न्यूमेरिकल्स पढ़ना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो उन्होंने एडवाइस करा कि पहले भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसको 2 स्टेप्स हैं, सिर्फ 2 स्टेप, उसमें शायद आपको कुछ चेंज नजर आएगा, वो मुझे सच में लगा और मुझसे अभी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला ये जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ो,
पढ़ते समय एक एक लाइन मतलब एक एक पॉइंट पे जहाँ पे कुछ यूनिट दे रखी है, कुछ भी मतलब नंबर्स वगैरह मेंशन है ना, उसको पढ़ के उस डायग्राम में ड्रॉ करना शुरू कर दो। सपोज रे ऑप्टिक की बात हुई तो रे ऑप्टिक में से पता चल गया कि कहाँ इमेज बन रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे मिरर रखा है, कहाँ पे लेंस रखा है, तो वो चीज़ पढ़ के उसे बनाओ, पूरा रफली बनाओ, ठीक है। उसके बाद तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है या किस टॉपिक से बात हो रही है। फिर उसके बाद जिस टॉपिक को लगे कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूला माइंड में रिकॉल कर लो। अब जिन्हें अच्छे से नहीं याद है, जैसे मुझे हर चैप्टर के फॉर्मूले नहीं याद है, हर चैप्टर का टॉपिक भी नहीं याद है, तो मैं अपने पास कॉपी लेकर बैठती हूँ। मैं उस कॉपी में जब मुझे समझ में आएगा ठीक है इसमें इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, जैसे सपोज लेंस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, लेंस फॉर्मूला वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो मुझे इस समय नहीं याद है, तो फिर मैंने क्या करा, कॉपी खोली, वही टॉपिक ऑन करा, फिर उसके बाद देख लिया अच्छा ठीक है इसमें ये सारे फॉर्मूले हैं, तो इनमें से मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला फिट हो जाएगा। सपोज ABC कोई भी फॉर्मूला फिट हो जाएगा, तो मैं उसे करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको एक तो फॉर्मूले आपके दिमाग में रिकॉल होते रहते हैं और आपसे क्वेश्चंस बनते भी हैं, और उसमें आपको लगता है कि मेरा भी कुछ इनपुट जा रहा है, मैं भी कुछ मैंने खुद से सोचा तो मैंने सॉल्व करा है। तो इसलिए ये एक बहुत अलग सी ट्रिक लगी मुझे और ये बहुत इफेक्टिव है गाइस। उसके बाद है थर्ड, सिंप्लीफाई करो कैलकुलेशन, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। एंड ये फोर्थ टिप नहीं है, एक जनरल बात है, जो कि 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो इसमें आपके नंबर मिल सकते हैं आपको एक्स्ट्रा। देखो एक्स्ट्रा तो नहीं, पहले तो ये है कि अगर सपोज 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया, कोई भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया, तो 3 नंबर के न्यूमेरिकल में पहला एक नंबर होता है वो होता है फॉर्मूला का, कि आपने फॉर्मूला कौन सा पुट कर रही है, और फिर दूसरा नंबर होता है वो किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपके स्टेप्स क्या हैं बेसिकली। थर्ड नंबर होता है आपका फाइनल आंसर का, कि आपने उस बॉक्स में बना के जो आंसर लिखा है वो मैच हो रहा है, कैलकुलेशन आपकी ठीक है जो आपने अभी करी थी, जो मतलब आंसर शीट में गिवन है। तो अगर आपको वो मैच नहीं होता है तो आपको उसके 1 नंबर तो नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा आपको जो ऊपर के 2 नंबर है वो मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो कैलकुलेशन की, बट कोशिश करो कि तुम्हारी ठीक हो जाए कैलकुलेशन। और अगर कोई दिक्कत है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सपोज किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है, किसी को प्लस माइनस की साइड में दिक्कत आती है, तो वो प्लीज़ ठीक करने की कोशिश करो, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। उसके बाद है यूनिट्स पुट करना, बहुत ध्यान रखना। क्या हमने आंसर सही कर लिया, कोई फॉर्मूला सही लगा लिया, बट एंड में तुमने यूनिट ही नहीं लिखी तो नंबर गया। और एक लास्ट टिप ये कि अगर आपको कोई एग्जाम हॉल में सपोज सामने पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और अपेरेंटली क्या हुआ, आपको मालूम पता चल गया है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिर उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपने एक गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो मीन्स आपको अटेम्प्ट करने के भी उसे नंबर मिलेंगे, भले वो क्वेश्चन 1 नंबर का हो, 2 नंबर का या 3 नंबर का। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना। ओके, उसके अलावा अभी मेरी अप्रोच क्या है, इस समय मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रही हूँ। देखो मैं 25 क्वेश्चंस कर रही हूँ जो कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मुझे इस बुक में गिवन है, ठीक है। इस बुक में प्रदीप फंडामेंटल की बुक में गिवन है। तो मैं पहले पर डे 25 क्वेश्चन कर रही हूँ सॉल्व्ड क्वेश्चन, जिसमें सॉल्व तो है आंसर्स उसके, बट मैं वो बाद में देखती हूँ जब मेरा सॉल्यूशन हो जाए या जिस क्वेश्चन मुझे दिक्कत लगती है उसमें स्पेसिफिकली। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चंस करती हूँ मैं, जो कि अलग से दे रखे हैं इस बुक में, जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी तरीके से आपको आंसर गिवन करना देना होता है, आपको टॉपिक दिया होता है उसके ऊपर। उसके बाद है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि मैं हर एक चैप्टर के कर रही हूँ इस समय। और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, या फिर अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, नहीं पूछता है सीबीएसई। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और किसी भी सब्जेक्ट की नहीं कर सकते, भले ही वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। तो ये तो ऑल अबाउट इसके बारे में था। उसके अलावा अभी मेरे से अगर आप लोग पूछे कि मैंने और क्या सोच रखा है अपनी फिजिक्स के लिए, मैं कौन से सैम्पल पेपर करने वाली हूँ, तो देखो पहली चीज़ ये, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ, न्यूमेरिकल कर रही होती हूँ, तो मैं उसी टाइम पे मैंने अलग से फॉर्मुला शीट नहीं बनाई, मैंने अलग से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। मैंने जो लेक्चर देख के, मैंने अरविंद अकेडमी मतलब अरविंद सर का चैनल है इस पर यूट्यूब पे, तो मैंने उनके जितने भी थोड़े बहुत लेक्चर देख के नोट्स बनाए हैं, वो मैंने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि मेरी कोचिंग में अभी इतनी जल्दी नोट्स मतलब अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, और मुझे सिलेबस अपना जल्दी खत्म करना था दिसंबर तक, तो वो मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए न्यूमेरिकल्स करते समय जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, या जो टॉपिक में जो उसमें न्यूमेरिकल में अलग से गिवन है, तो वो सारी चीज़ें मैं फिर नोट करते हुए चलती हूँ इस तरीके से। बाकी मेरे जब एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे रे ऑप्टिक्स के, तो मैं वो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी एक बार कॉमेंट करके मुझे पूछना, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। उसके अलावा मैं एक यूनिट को 6 डेज़ देने वाली हूँ, मतलब पर यूनिट 6 डेज़। ओके, उस तरीके से मैं रिवीजन कर रही हूँ। जनवरी में मैंने अभी शुरू करा है। फिर उसके बाद मैं सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रही हूँ। मैं सारी न्यूमेरिकल डेरिवेशंस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रही हूँ। और वैसे अगर देखा जाए तो अभी लास्ट कुछ फ्यू ईयर से जो पैटर्न है उस हिसाब से एटलीस्ट मेरे पास 33 मैक्सिमम 30 है जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। मैं बस उनके बारे में उनको ही याद करके जाऊँगी।
उसके बाद है सैम्पल पेपर। तो देखो मैं सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर में कंफ्यूज हूँ, पहले अरिहंत का और दूसरा ओसवाल का। तो मुझे अब समझ नहीं आया मैं कौन सा सैम्पल पेपर लूँ, तो इस वजह से मैं दोनों सैम्पल पेपर ले रही हूँ। हाँ सुनने में थोड़ा अजीब है बट मैं दोनों सैम्पल पेपर लूँगी, क्योंकि सैम्पल पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन कवर हो जाता है और इस समय का पैटर्न इंटरचेंज हो रखा है, तो मुझे तो कोई रिस्क नहीं लेना है। इस वजह से मैं अपनी बायोलॉजी की स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा चेंज करूँगी। बायोलॉजी को इस समय मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है। बाकी जो नेक्स्ट वीक मंथ वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोग को साइड आउट्स बता दूँगी। अच्छा ठीक है, मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी है कि एक वीक में मुझे जितने कमेंट्स आएंगे, जितने डाउट्स आएंगे, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली इस तरीके से वीडियो बना दूँगी, सो दैट आप लोग को भी डाउट्स मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ पाए। क्योंकि कॉमेंट में और मतलब मुझे चैट करके मतलब टाइप करके बताने में समझाना मुश्किल लगता है। तो ये तो हो जाएगा इसके बाद में, ठीक है। और बाकी रही बायो की, इंग्लिश की और केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक एंड प्रैक्टिस करो। और मैं सच बताऊँ, मैं इस समय कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ रिलेटेड टू माई वर्क, मतलब थोड़ा बहुत जैसे पढ़ाई करते समय अगर कोई डाउट है या कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तभी मैं किसी के चैनल को देख रही हूँ। अदरवाइज मैंने अपने यूट्यूब पर एक सेटिंग कर रखी है, आप लोग भी कर सकते हैं। वैसे अच्छा है, जो लोग को शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की आदत है, रील्स तो नहीं है, तो वो लोग ये कर सकते हैं, यूट्यूब की सेटिंग्स में जाके आप लोग उसमें टाइमर कर सकते हैं कि सिर्फ 30 मिनट्स का, उसके बाद आपके 30 मिनट्स का पूरे दिन शॉर्ट्स स्क्रॉल कर सकते हो। अगर 30 मिनट से अब हो गया तो वो हर वीडियो पे, हर शॉर्ट पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद एक वो आ जाता है लिखा हुआ कि योर टाइम अप इज दिस एंड दिस, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है, क्योंकि फिर आप उसको स्किप करना होता है, फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करते हो, फिर आप दोबारा स्क्रॉल करोगे तो दोबारा वो एकदम से सामने इमेज आ जाती है, तो वो थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है। तो इससे आपको थोड़ा टाइम बच सकता है अगर आप लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रही है इस तरीके से। और कोई और ट्रिक और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आप भी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। बाकी तो यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने से हो सकते है उससे ज़्यादा, और देखो प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा। और प्लीज़ ये जो अभी जो हर दिन न्यू वीडियो अपलोड हो रही है ना कि ये स्ट्रेटेजी वीडियो फॉलो कर लो, इतने नंबर, तुम मैं मना नहीं कर रही, देखो, बट एक वीडियो देखो और उस पर स्टक हो जाओ, बिल्कुल स्टक हो जाओ। उसके बाद कोई और भी अच्छी वीडियो आ जाए ना, तब भी अपनी स्ट्रेटेजी से मत भटको, क्योंकि ऐसे क्या होगा, कोई बताएगा ये शुरू के 4 चैप्टर, कोई बताएगा शुरू मतलब बैक साइड से 4 चैप्टर, तो तुम बीच का करके रह जाओगे, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, तो इस वजह से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक ही कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो, कन्फर्म होकर और उसी पे स्टक हो। उसके अलावा जैसे सपोज क्या होती है, स्ट्रेटेजी वीडियोस बड़ी भी बहुत होती है, जैसे मैंने भी बनाई, ये भी मेरी कुछ 13 मिनट्स की अभी तक बन चुकी है, तो स्ट्रेटेजी वीडियो बड़ी होती है। तो इससे अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, फिर उसके बाद तुम कोई और वीडियो जा रहे हो वो देख रहे हो, तो ऐसे करते करते तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा। और तुम्हें तब तुम देखते हो ना कि ये सारी वो शेड, इतना सारा सिलेबस, इतनी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ हैं, कैसे पढ़ूँ कैसे करूँ, तो तुम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ढंग से पढ़ाई भी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए बेटर है एक टारगेट ले लो, कुछ चैप्टर्स ले लो और उन्हीं को नज़र में रखते हुए अपनी पढ़ाई करो, और ये सारी चीज़ें बंद कर दो देखना। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले, और जिन्होंने देख रखे हैं तो प्लीज़ आप एक वीडियो कोई ढंग की देख के और फाइनल कर दो। और सारी स्ट्रेटेजी वीडियो अच्छी होती है, किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो बेकार होती है, बट इट जस्ट अप टू यू कि आपको आप पे कौन सी काम करेगी। और मैं सच बताऊँ, सबके लिए अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो होनी चाहिए, मतलब अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको हर किसी की देख के वो नहीं होता कि ये ऐसे फॉलो कर रहा है तो मैं ये करूँगी, ये कर रहा है तो ये करूँगी। तो खुद की तुम देख लो, बट तुम खुद की अपने आप से बताओ। जैसे तुमने मेरी देख ली, अब तुम हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें अपने लिए ले लो और उसके बाद तुम खुद